नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, लंदन में सादिक और अब तो न्यूयॉर्क को भी पहला मुस्लिम मेयर मिल गया है। कम्युनिस्ट है। किस तरह से उनकी जीत को देखा जाए? ये जो जोहरान ममदानी है, इनकी जीत को कैसे आंका जाए? 50% से ज्यादा वोट मिले उनको। 58% वोट मिला है जोराम ममदानी को। और ये एक अमेरिकन केजरीवाल है। उसने वहां पर बोला है कि फ्री बस की राइट्स देने वाला हूँ, रेंट के ऊपर फ्रीज डालने वाला हूँ और सारी फ्रीबीज वो प्रोवाइड करेगा। लोगों के ऊपर कैपिटलिस्ट पर टैक्स डालेगा। ये वैसा ही जो काम है 2013 में जो केजरीवाल ने किया, वो अमेरिका को अपना केजरीवाल मिल चुका है। और जब विक्ट्री स्पीच में उन्होंने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया था 2014 में, वाराणसी में जाके लड़े थे। और वो बोल रहे हैं कि ट्रंप का सबसे बड़ा नाइटमेयर होने वाला हूं मैं। तो ये देखिए कि एक अमेरिका को अपना केजरीवाल मिल गया है। इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है। और लंदन लंदनिस्तान बन गया है, न्यूयॉर्क अभी न्यूयॉर्किस्तान बन जाएगा। उसी के साथ वर्जीनिया के अंदर भी गजाला हाशमी जीती है। मिनेसोटा उनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं दिस इज जिहादी टेक ओवर ऑफ अमेरिका। लॉरा लूमर ने भी बोला है कि 2026 और 2028 का इलेक्शन में ये इस्लामाइजेशन ऑफ अमेरिका विल बी द बिगेस्ट इश्यू। और ये अपने आप को सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट बोलता है, जबकि इसका जो असली मकसद है अमेरिका में इस्लाम को बढ़ावा करने का है। इंटरनली अमेरिका को इस्लामाइज करना है। ये एक तरह से आप ये देखिए। और पश्चिम मीडिया उसको बोल रही है इंडियन मुस्लिम डिसेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय के ऊपर और टारगेट्स किया जाएगा, जिसमें टारगेटिंग भारत के हिंदूज होने वाले हैं। और जब से आप जो नेशन ऑफ ओरिजिन में ये लोग जो कास्ट से बातें वो मुस्लिम्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें एक तरह से पोर्ट्रे करने की जरूरत है। और जो भारत के हिंदू से उधर जाके रहते हैं, वो वहां पे काम करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हैं। और वहां पर नेशन के अंदर टैक्स भरते हैं। 1.5% की पॉपुलेशन है, 8% टैक्स भरते हैं अमेरिका में। वहां पे कम्युनिटी सर्विस करते हैं, नेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और अंजू जी, आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ इधर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसने बोल दिया कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल भी दिया है कि मैं लिमिटेड तेरे को पब्लिक फंडिंग देने वाला हूँ, फेडरल ग्रांट देने वाला हूँ। सर, ट्रंप ने तो एक दिन पहले ऐलान कर दिया था कि लोग भले ही रिपब्लिकन को वोट ना करें, उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना करें, डेमोक्रेट को कर दे, लेकिन कम से कम ममदानी को ना करें। और यहां तक कह दिया था कि अगर ममदानी बन जाता है मेयर, तो फिर तो मैं जो फंड दिया जाता है न्यूयॉर्क को, उसमें कटौती कर दूंगा। ये सब बातें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ऊपर से उनकी लोकप्रियता भी घट रही है। तो आपको लग रहा है ये जो अगले साल वहां पर मिड टर्म पोल होने जा रहे हैं, उसमें बोरिया बिस्तर बोल होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का अब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था, सत्ता में जब आए थे उनको अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाना था। इतने दिन वो मेक ट्रंप ग्रेट अगेन कर रहे थे और मागा का नाम ले रहे थे। और अब उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटती जा रही है। उनको मालूम था कि एक बार घटेगी। इन्होंने डेमोक्रेट्स को एक तरह से जीतने दिया है। इलॉन मस्क ने भी बोला है कि ये जो इलेक्शन है एक तरह से रिग्ड है। बट ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी मिस्टेक क्रिएट की है कि ये जो वोट था इट वाज अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में अभी शटडाउन भी चल रहा है, 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं, जिसके कारण इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है। लोगों को वेजेस नहीं मिल रहे हैं। 5% ऑफ अमेरिकन वर्कफोर्स इज विदाउट पे, जिसके कारण इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। और जिस हिसाब से आए थे, प्रोमिस लेके आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो अमेरिका का बंटाधार कर दिया है। वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और पिछले दिनों 2700 जगह पर 50 स्टेट में 75 लाख लोगों ने उनके खिलाफ रैली भी की है।
अब क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से खतरा बताया जाएगा कि अमेरिका के अंदर इस्लामिक बढ़ रहे हैं। और लॉरा लूमर का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि कतर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे गिफ्ट दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वहां पर जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियन मेजोरिटी है, ये सब नोट कर रही है। और आगे जाके, और देखिए, अमेरिकन्स हैव नॉट फॉरगॉटन व्हाट हैज हैपेंड इन 9/11। और ये जो नया फॉर्म ऑफ इस्लामाइजेशन है, ये एक तरह से इन्होंने रिफॉर्मिस्ट डेमोक्रेट्स ऐसे मतलब कम्युनिज्म का चोला पहन के आ रहे हैं। और वहां पर जैसे लंदन के अंदर जो गेटोजाइजेशन हो रहा है, वैसे न्यूयॉर्क में होगा। तो वहां पे हाउसिंग कॉलोनीज के अंदर बाहर से इमिग्रेंट्स, इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को लेके आने वाले हैं। डेमोग्राफी चेंज करेंगे। अमेरिका के ऊपर खतरा हो चुका है वापस। फॉल्ट लाइन्स ऑलरेडी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के इतने बढ़ गए हैं कि कैलिफोर्निया जैसा जो स्टेट है वो बोलता है मुझे अमेरिका से अलग होना है। तो ये सब तो बड़े खतरे की बात है। और आपने जैसे अभी कहा ना कि ये अमेरिका का केजरीवाल है, तो आप याद करो केजरीवाल जिस तरह से पीएम मोदी को टारगेट करते हैं, ये भी तो पीएम मोदी को टारगेट करता है। अभी 2 दिन पहले ये न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में जाकर किस तरह से जहर उगल रहा था पीएम मोदी के लिए। मतलब इसको भी पीएम मोदी के नाम के सहारे की जरूरत पड़ गई थी चुनाव जीतने के लिए। देखिए, अमेरिका के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसको जॉर्ज सोरोस का सपोर्ट मिला हुआ है। और इसके लिए ट्रंप खुद ही अपनी ये जीता है ट्रंप की बेवकूफी के कारण। और ट्रंप के अगेंस्ट जो अमेरिकन पब्लिक का एंगर है, ये दिखाई दिया है। अब ट्रंप ने 2-3 दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो चुप बैठे हैं। और ये देखिए कि अमेरिका के अंदर वहां पे एक प्रेसिडेंट एक मेयर के इलेक्शंस में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब पीएम मोदी जी ने कभी भी अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट टारगेट किया ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी के अगेंस्ट इतने स्टेटमेंट दिए, पीएम मोदी जी चुप बैठे रहे। पर ट्रंप जो है इसके ट्रैप में फंस गया। ये बार बार ममदानी को टारगेट कर रहा था। तो सारे जो एंटी ट्रंप जो वोट्स थे वो इसके पास आ चुके हैं। इसको 58% वोट शायद मिला था। आप सोचिए, ये बोलता है कि मेरे उम्मीदवार को वोट मत करिए, एंड्रू कुमो को वोट करिए। मतलब क्या है? इससे बड़ी बेवकूफी क्या होती है? एटलीस्ट आप रिपब्लिकन कैंडिडेट को बोलोगे जिसको 35% वोट मिला था। और कहाँ तो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है उन्होंने ही वोट दिया होगा इस शख्स को, ममदानी को। और कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप तो वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेज रहे हैं और न्यूयॉर्क में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये तो क्लैश हो जाएगा ना उस सोच का जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में लेकर आए थे कि हम जितने भी लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको बाहर करेंगे, खासतौर से मुस्लिम्स को। और ममदानी तो अपने शहर में भर रहा है वोट बैंक की खातिर। देखिए, अमेरिका के अंदर एक सिचुएशन डेवलप होगी जिसमें वहां पर जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैं वो लोग वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ के वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज में एक क्विक रिएक्शन फोर्स होनी चाहिए, जिसका जो कमांड है फेडरल गवर्नमेंट करेगा। और फ्यूचर में अगर उनको लगा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे रहेगी तो ये फेडरल फोर्सेस ओवरराइड करेंगे स्टेट पावर्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी सिचुएशन अमेरिका में होने वाली है। और फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं। मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ओपन सोसाइटी है हम लोग, अमेरिका इज अ ओपन सोसाइटी। हमको सारी चीजें पब्लिक को बतानी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी हमारा एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से एट्रीब्यूट है। बट कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने वो रीजन दे के न्यूक्लियर टेस्ट ऑर्डर किया। और एक तरह से बोल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ओपन होने से हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ चुकी है। ये नेशनल सिक्योरिटी जो होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको यूज करेंगे और वहां पर मार्शल लॉ कुछ स्टेट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ सिटीज में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से अमेरिका में मुझे लगता है कि 2027 या 28 में राइट्स करवाए जाएंगे और फेडरल फोर्सेस को आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन भी ना हो
और हालात भी कुछ ऐसे लग रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप भी कहाँ चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो। उनको तो नजर आ ही रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, तो उनकी भी तो कोशिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है न्यूयॉर्क में और उसका नतीजा हम ममदानी के तौर पर देख रहे हैं, ये खेल तो हमारे देश में भी खेला जा रहा है। ये रोहिंग्या और ये जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, इनको बड़े बड़े शहरों में बसाया जा रहा है। दिल्ली में आप देख लीजिए, हर फ्लाईओवर के नीचे आपको ये मिल जाएंगे, हर ट्रेन के ट्रैक के आसपास ही मिल जाएंगे। और मुंबई में भी ये हाल हो रहा है। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है उमेश जी की पहले वो लंदन, फिर ये न्यूयॉर्क, कहीं अगला टारगेट मुंबई या दिल्ली तो नहीं है? देखिए, ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे सिटीज में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में इन्होंने गेटोस बना लिए और इसका सूचना भारत सरकार को है और अभी इसी के लिए एसआईआर किया जा रहा है। देखिए, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है बांग्लादेश के अंदर, वो एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं। पहले क्या था, हमारा शेख हसीना के साथ एक तरह से रिश्ता अच्छा था, भारत समर्थित थी, तो भारत कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा था इनके साथ। अब एक तरह से मोहम्मद यूनुस ने हमको एक रीजन दे दिया है और हमने बिहार के अंदर एसआईआर कराया था, 65 लाख फर्जी वोटर्स पाए गए और अब देशव्यापी एसआईआर हो रहा है। अंजू जी, ऐसा हो रहा है कि घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो एक और एक चीज है, आप ये देखिए, सबको मालूम हो गया, देखिए उन्होंने फेक आधार कार्ड ले लिए हैं, हमारे पास उनके बायोमेट्रिक्स हैं, हमारे पास उनके रेटिना और बायोमेट्रिक्स हैं, इमीडिएटली रद्द हो जाएंगे और रद्द होने के बाद अगर किधर यूज किया तो उनको वैसे ही डिटेन कर लेंगे। ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने पूरे भारत में लागू कर दिया है। और ये कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ये खेला हमारे होम मिनिस्ट्री ने किया है। उमेश जी, अभी एक दिन पहले राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा था हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, उस हाइड्रोजन बम में भी तो आप देखो ना क्या आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि हरियाणा का चुनाव भी फेक था, वहां पर तो कांग्रेस जीतने वाली थी क्योंकि एग्जिट पोल्स में कांग्रेस जीत रही थी। मुझे तो हंसी आ रही थी कि राहुल गांधी को एग्जिट पोल्स पर ज्यादा भरोसा है। ऐसे में तो चुनाव जो है एग्जिट पोल के आधार पर ही जीते हुए बता देने चाहिए थे कि कांग्रेस जीत गई, नतीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए था। लेकिन राहुल जिस तरह से बोल रहे थे सर, उसमें भी तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कोई ना कोई साठगांठ तो हुई होगी। जो एसआईआर से पहले का जो वोट बैंक है उनका, उसको भरोसे में लेकर शायद वो इस तरह की बातें कर रहे होंगे। देखिए, रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने बोला है जब तक कांग्रेस है तभी तक मुसलमान सुरक्षित है। और बिहार के अंदर बातचीत ऐसी आ रही है कि लोगों ने कांग्रेस को लॉक स्टॉक एंड बैरल डंप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ओवैसी के ऊपर लोगों को एक तरह से रुझान उनकी तरफ जा रहे हैं, मुस्लिम्स का रुझान उधर जा रहा है। अब एक तरह से आप ये देखिए, अगर राहुल गांधी को चुनाव की विश्वसनीयता पर इतना ही उनको प्रॉब्लम है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 50 से 60 सीट मिली थी, और प्रोजेक्शन था, रुझान तो उतने ही थे, उनको 99 सीट कैसे मिल गई? तो सबसे पहले वो 40-50 सीट पे रिजाइन करे, फिर बात करे ना। वो लॉजिक है। तो जब चुनाव के परिणाम अनुकूल होते हैं तब सही है, चुनाव के परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं तब धांधली है। ये तो एक तरह से आप ये देखिए, खुल्लम खुल्ला एक तरह से वो बोलते हैं कि हम ही जीतना चाहते हैं, हम देश जो है उनकी मिल्कियत है और हम इस पर राज करना चाहते हैं। वही एक तरह से जो उनकी मेंटालिटी है, तेजस्वी यादव में भी वैसी है। जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि बच्चों के थ्रू मंच पर एक बच्चा आके बोल रहा है कि तेजस्वी भैया आएंगे तो आप कट्टे लेके घूम सकते हो। जैसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, वो वापस भागे भागे जा रहे हैं क्योंकि उनको ये भी समझ में आ गया है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगाए जा रहे हैं और उससे वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है वो तो जाकिर नाइक जो भगौड़ा है भारत से, उसको होस्ट करने वाले थे यूनुस, अचानक से ऐलान होता है कि नहीं, अब उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर आने पर रोक दिया गया है, बैन लगा दिया गया है कि वो बांग्लादेश ना आए। तो ये जो बदलाव हुआ है यूनुस की सोच में, उसकी वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है? क्या वो जो अडानी ने केस किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, उससे डर गए यूनुस?
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो भारत ने पूर्व प्रचंड प्रहार वो चालू कर दिया, जैसे ऑपरेशन त्रिशूल वेस्टर्न सेक्टर में किया है, वैसे ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल के अंदर ऑपरेशन पूर्व प्रचंड प्रहार उन्होंने चालू किया है। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो कार्टोग्राफिक वॉरफेयर कर रहा है, वो मैप्स को चेंज होके बता रहा है। सेम चीज पाकिस्तान और तुर्की ने भी की है। तो भारत सरकार ने एक तरह से वहां पे ऑपरेशन पूर्व प्रचंड प्रहार चालू किया, हाशीमारा एयरबेस रेडी कर दिया है वो स्ट्राइक्स के लिए। बांग्लादेश के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएट इन्वेजन कर सकते हैं, 24 घंटे में हमारी आर्मी ढाका पहुंच सकती है और एक तरह से स्विफ्ट एक्शन होगा, क्योंकि तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो सिंक में काम कर रही है। वहां पे ड्रोन वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सबकी एक तरह से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। अंजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर वहां पर पोर्ट के अंदर जो श्रमिक है उन्होंने बोल दिया कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आपने चिटागोंग और एक और एक पोर्ट है उसको आपने पाकिस्तान को दे दिया। ऊपर से वहां पे जो कंटेनर कार्गो टर्मिनल्स है आप दुबई की कंपनी को दे रहे हो, नीदरलैंड की कंपनी को दे रहे हो, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ऊपर से अदानी ने भी बोल दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम आपको लेके जाने वाले हैं। अगले साल गंगा वाटर ट्रीटी वापस आ रही है और बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लेशन रेट है 9.5%। लोगों को एक तरह से इन्फ्लेशन पिंच करता जा रहा है और अवामी पार्टी के जो होम मिनिस्टर थे, पूर्व होम मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिया है कि वकारुज्जमान इज अ सीआईए एजेंट। पाकिस्तान की नेवल चीफ जो है वो अभी बांग्लादेश जाने वाले हैं। इतना सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर आज मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग हुई थी, वहां पर उनको बोला गया कि 50,000 से ज्यादा पुलिसमैन रिजाइन कर चुके हैं, हर जगह आर्मी है। आपने इनको बुलाया तो अगर भीड़ हो जाती है और कोई स्टैम्पीड हो जाता है तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यूनुस ने जाकिर नायक को इसके लिए बुलाया था कि वहां पर वो जो कट्टरपंथी वोट बैंक है उसको वो एक मुश्त होके वोट करवाना चाहते थे ताकि उनकी समर्थित जो स्टूडेंट्स पार्टी है वो जीत जाए। पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती जा रही है और वकारुज्जमान के विश्वसनीयता के ऊपर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया क्योंकि वकारुज्जमान ने इसको बैठाया भी था और अब वकारुज्जमान और यूनुस के बीच में प्रॉब्लम हो गया क्योंकि यूनुस क्या कर रहा है, वहां पर नए यूथ को भर्ती कर रहा है रेडिकलाइजेशन के लिए। और ये जाकिर नालायक जो था वो जमात इस्लामी से मिलने वाला था, ये सबको मिलने वाला था ताकि वो बांग्लादेश की आर्मी को रिप्लेस कर सके। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए और ऑपरेशन पूर्व प्रचंड प्रहार से डर चुका है। यूनुस तो डरा हुआ है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान भी डर गया। और ऊपर से आप ये देखो कि वेस्टर्न सेक्टर में तो हमारा एक्सरसाइज त्रिशूल चल रहा है, लेकिन नोटेम तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया के लिए भी घोषित किया है ना, और 2 महीने के अंतराल में एक एक दिन के लिए घोषित किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी हो सकता है कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए। सब कुछ हो सकता है। इतना होगा कि भारत सरकार कुछ भी कर सकती है और इन्होंने भारत की लिमिट्स को टेस्ट करते जा रहे हैं। वो चाहता है कि भारत कुछ हमला करे। भारत देख रहा है कि वेट करते हैं, इनको जितना बकवास करना है करने दीजिए। और बांग्लादेश में पिछले दिनों एयरपोर्ट पे आग लगी थी। $1 बिलियन के जो गुड्स थे, जो एक्सपोर्ट के थे, वो जल चुके हैं। वहां पे बड़े बड़े ब्रांड जैसे H&M, Zara वो यूपी में लोकेट हो रहे हैं। भारत की कांग्रेस सरकार ने खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म किया और उन्होंने बांग्लादेश को हमारा पोर्ट और एयरपोर्ट का एक्सेस दिया। हम उनको कपास बेचते थे, हम उनको डीजल देते हैं, हम उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तब जाके बांग्लादेश ने अपना जीडीपी जो है, जो अपनी जीडीपी 3 गुना की है 15 साल में। अब बांग्लादेश को समझ में आ गया कि भारत के बगैर वो चल नहीं सकता। अभी उन्होंने दुबई से 50,000 टन उन्होंने चावल खरीदे हैं। मजे की बात है कि वो चावल भी भारत की तरफ से गए रीरूट होके। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो ये नोबल पीस अवार्ड ही है, इसको एक तरह से बैठाया गया था कि यहाँ पर वो बांग्लादेश को सुधारेगा। एक तरह से डिजास्टर साबित हुआ है। ये कभी भी भाग भी सकता है। ही कैन रन एनी टाइम।
और जिस तरह से वो इस वक्त डरा हुआ है यूनुस, आप कह रहे हैं भाग भी सकता है, उसकी वजह ये भी हो सकती है ना कि भारत जिस तरह से एक्साइज त्रिशूल कर रहा है, भारत जिस तरह से पेश आ रहा है बांग्लादेश के साथ, जिस तरह से भारत की दोस्ती चाइना से भी बढ़ रही है, अमेरिका के साथ भारत ने एक डिफेंस डील कर ली है, और जिस तरह से आईएसआई का एक एजेंट ढाका में मारा गया था, और तब ये सवाल उठे थे कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश हो रही थी शायद, जब एससीओ हो रहा था चाइना में। तो इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो फिर भारतीय एजेंसियां जिस तरह से पेश आ रही हैं यूनुस के साथ या बांग्लादेश के साथ, उसमें यूनुस का डरना लाजमी है, और इसीलिए शायद आप कह रहे हैं कि भाग भी सकता है। पक्का भागेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके टाइम खत्म हो चुका है। इसने जो भी करना था मस्ती सब कुछ कर लिया। इसने भारत को इतना प्रोवोक किया है, चाइना में जाके बोलता है कि वी आर द गार्डियन ऑफ द 7 स्टेट्स, और शमशाद मिर्जा जब आता है तब वो उसको पब्लिकली बताता है कि 7 स्टेट जो है भारत का भाग है। तो वो प्रोवोक कर रहा था। भारत ने भी बोला कि हम इसको धीरे से देखेंगे, इसकी लाइफलाइन कट करेंगे, और उसके बाद हमने एसआईआर चालू किया, और एसआईआर के अंदर देखिए रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया। वहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और भारत से भी लोग उधर पहुंचेंगे तो अनरेस्ट तो बढ़ना ही है। और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। बांग्लादेश की बैंक में 1.5 बिलियन टका मिसिंग है, एनपीए हो चुका है। बैंकिंग जो स्थिति है कोलैप्स पे है। एक्सपोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अल्टीमेटली एक और एक चीज है, अवामी पार्टी ने इतने दिन मुंह नहीं खोला, सडनली उन्होंने बोला कि आर्मी चीफ इज अ सीआईए एजेंट। ऐसा नहीं होगा ना कि अगर अवामी पार्टी अगर कुछ बोल रहा है, शेख हसीना की पार्टी बोल रही है, तो अल्टीमेटली वो जो है भारत के अंदर है शेख हसीना, तो भारत भी तो चुपचाप अपना चुप तो बैठने वाला नहीं है। गेम कभी भी पलट सकता है। गेम कभी भी पलट सकता है, इसीलिए एक तो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, दूसरा यूनुस ने जाकिर नाइक की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। वरना आप याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान का एक कट्टरवादी नेता वहां पहुंचकर बॉर्डर एरियाज में घूम रहा था। बिहार चुनाव, पटना पटना नाम लेकर एक तरह से तुष्टिकरण कर रहा था वो महागठबंधन के पक्ष में। यही सब ड्रामे वामे हो रहे थे ना, बिल्कुल बॉर्डर एरिया में लाउड स्पीकर लेकर वो बात कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से डरा बैठा है यूनुस, उससे साफ लग रहा है कि मैसेज चला गया उसको कि भारत हो सकता है इस बार बख्शने के मूड में कतई ना हो। देखिए, हाफिज सईद जो पाकिस्तान में रैली करने वाला था इस संडे, उसने अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी, वो डर के भाग गया है। ये आतंकी अभी आतंक में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आतंकी इस वक्त आतंक में है। पाकिस्तान में भी यही हाल है और बांग्लादेश में भी यही हाल है। बांग्लादेश को बिल्कुल पाकिस्तान ने अपने जैसा बना ही दिया है, दोनों तरफ कंगाली छाई हुई है, और ऊपर से भारत से डर भी लग रहा है। लेकिन जो एसआईआर है वो इसी तरह से होना चाहिए ताकि जितने भी इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठिए बैठे हैं या रोहिंग्या बैठे, इनको वापस भेजना बहुत जरूरी है। वरना जो तमाशा न्यूयॉर्क में देखा गया है वो तमाशा हमारे भी बड़े बड़े शहरों में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। डेमोग्राफी बदलाव करके भारत को भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और इसी तरह की साजिशों का खुलासा तब होता है जब जब राहुल गांधी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुंह खोलता है। सर, आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।